नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल करंट इशू है, बर्निंग इशू है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं अभी हाल ही में हमने जिस वर्ष को अलविदा कहा है, जिसको हमने अलविदा कहा है, जिसको हमने बाय बाय कहा है, हम उस वर्ष की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, वर्ष 2022 की जो फरवरी माह की तिथि 24 तारीख को, अब आप ज़रा सा अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए कि 24 फरवरी 2022 को ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, जो आज भी वो घटना चल रही है। जी हाँ मित्रों, आपने सही पहचाना। आज हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, आज हम चर्चा करेंगे रसिया यूक्रेन वार की, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही करंट इशू, बर्निंग इशू है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बिल्कुल एकदम हीटिंग पॉइंट है, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। तो हम इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले हम एक छोटा उदाहरण देंगे आपको। उस उदाहरण के माध्यम से पूरी की पूरी जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रूस और यूक्रेन के बीच ही चल रहा है, या उसमें कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, या उसमें कोई और शक्ति इन्वॉल्व है। तो इस उदाहरण के माध्यम से वो सारी घटना स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, हम उदाहरण के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो ग्रुप हैं, हर ग्रुप में अनेकों सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है। इन दोनों ग्रुपों में बहुत ही तगड़ी प्रतिद्वंदिता है, दुश्मनी है, प्रतिस्पर्धा है। हर समय दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं और सदैव दोनों एक दूसरे को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार का यहाँ पर इन दोनों ग्रुपों के बीच दुश्मनी है, बहुत ही कट्टर दुश्मनी है। और इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है वो चलती रहती है। और इसी क्रम में मान लीजिए कि एक्स ग्रुप टूट जाता है, एक्स ग्रुप टूट जाता है, इसके विभिन्न सदस्यों में एक प्रकार का टकराव हो जाता है और एक्स ग्रुप टूट जाता है। और जो वाई ग्रुप है वो बिल्कुल इंटैक्ट, बिल्कुल दुरुस्त बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वाई ग्रुप है वो एक्स ग्रुप के सदस्यों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करेगा, उन्हें अपने खेमे में खींचने की कोशिश करेगा। और इस क्रम में एक्स ग्रुप के कुछ सदस्य वाई से मिल जाते हैं, वाई ग्रुप से इनकी दोस्ती हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब इनसे नज़दीकी बढ़ेगी तो भाई वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इनके यहाँ आएंगे और इनका अच्छे से आवभगत होगा, खातिरदारी होगी, खान पान होगा, चाय पानी होगा, सब कुछ जैसा एक होता है शिष्टाचार में, वो सारी चीज़ें दोस्ती में होती हैं वो होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एक्स ग्रुप का कभी मुखिया हुआ करता था तो उसको इन लोगों के इस प्रकार से व्यवहार से इसको बड़ी एक पीड़ा होगी, बड़ी जलन होगी, उनको गुस्सा भी आएगा, नागवार उनको लगेगा। तो ये इनको नागवार लगेगा और ये लोग जो हैं इसके सदस्यों को भड़काएंगे कि यार जब आप इनके अधीन थे, जब ये आपका मुखिया था तो इसने आपका बहुत शोषण किया था और अब समय आ गया है कि आप लोग इनसे अपना बदला लीजिए। क्योंकि जो वाई ग्रुप है इन लोगों को खूब चढ़ाया बढ़ाया है, खूब भड़का रहा है कि आप डरिएगा मत, जो होगा हम देख लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने को कमज़ोर मत समझिएगा। तो इसी क्रम में
ये लोग क्या करेंगे कि अपने पूर्व मुखिया के खिलाफ ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे इनका जो पूर्व में मुखिया था उसको बहुत गुस्सा आएगी। तो वो क्या करेगा कि इनको समझाने की कोशिश करेगा कि देखिए आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है और आप लोग अपने विवेक से काम करिए। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वाई ग्रुप जो है इन लोगों को खूब भड़का रहा है, इनको खूब एक प्रकार से एग्रेसिव बना रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, जब खूब इस प्रकार की बात बोलेंगे तो इनका जो पूर्व मुखिया था कभी, वो इनको मारेगा, पीटेगा, डराएगा, धमकाएगा। तो जब इनको ये मारेगा इनका पूर्व मुखिया, जब इनकी बेइज्जती हो जाएगी, जब ये धूल धूसरित हो जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा, तब इनका बौद्धिक प्रसव होगा कि हम वाई ग्रुप की राजनीति का शिकार हो गए, हम बात समझ नहीं पाए और हम लोग इस पूरे की पूरी लड़ाई में एक मोहरा बन गए हैं। जब इनकी बेइज्जती हो जाएगी तब इनका बौद्धिक प्रसव होगा। ठीक यही मित्रों, ठीक यही स्थिति रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस समय है। यूक्रेन एक मोहरा है, एक प्यादा है। वास्तव में ये लड़ाई जो है अमेरिका और रूस के बीच लड़ी जा रही है और अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने यूक्रेन को खूब आश्वस्त किया था, पूरी एक प्रकार से आप समझिए कि गारंटी दिया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि इस युद्ध में यूक्रेन बुरी तरह से पिट रहा है और नाटो फोर्सेस जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा दे रहे हैं, असलहा दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। नाटो फोर्सेस यूक्रेन की लड़ाई लड़ने नहीं आ रहे हैं। जैसे जब ये ग्रुप इनको मार पीट रहा था तो ये सिर्फ मदद कर रहा था, इनकी लड़ाई लेने नहीं आया था। ठीक वही स्थिति वहाँ पर है। अब यूक्रेन को समझ में आ रहा है कि हम इस वेस्टर्न पॉलिटिक्स का, मतलब जो वेस्टर्न नेशन है, जो नाटो ग्रुप है, उसकी पॉलिटिक्स का हम शिकार हो गए। अब देखिए कि कितनी बेइज्जती हो रही है और कोई इनकी लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा है। तो मित्रों सेम यही कंडीशन वहाँ पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये रूस यूक्रेन युद्ध है, जो ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आखिर में वो कौन सी स्थिति आ गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि जो एक समय में रूस और यूक्रेन एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के अंतर्गत थे, एक ही परिवार के अंग थे। लेकिन आज देखिए कि सिचुएशन क्या हो गई है। तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक रूस यूक्रेन युद्ध की बात है तो इसको हम समझने के लिहाज से दो भागों में बांट सकते हैं, दो स्तरों में बांट सकते हैं। उसमें पहला आपका है कोल्ड वार पीरियड, कोल्ड वार पीरियड, और दूसरा है आपका पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। तो मित्रों बारी बारी से हम इन दोनों भागों पर चर्चा करेंगे, दोनों स्तरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जो कोल्ड वार पीरियड था, जो कोल्ड वार पीरियड था, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार वो 1945 से 1991 तक 45 वर्षों तक चला। और ये जो कोल्ड वार था ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच एक वैचारिक युद्ध था, आइडियोलॉजिकल वार था। तो उस समय क्या हुआ मित्रों कि यूएसएसआर और यूएसए इन दोनों ग्रुपों ने अपना एक अलग अलग मिलिट्री अलायंस बना रखा था, सैनिक गठबंधन बना रखा था। तो यूएसए का जो सैनिक गठबंधन उस समय था वो आज भी है, नाटो, जो कि 1949 में बनाया गया था। और यूएसएसआर का जो सैनिक गठबंधन था वो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि
1955 में बनाया गया था। अब आप ये समझिए कि नाटो का क्या काम था, वार्सा पैक्ट का काम क्या था। काम ये था कि जैसे मान लीजिए कि यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ किसी ऐसे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसमें अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है, वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश करता है, जो जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी की सरकार है, जहाँ पर जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो यदि यूएसएसआर ऐसे देशों को डिस्टेबलाइज करेगा, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश करेगा, तो नाटो फोर्सेस क्या करेंगी, इनको स्ट्रेटेजिक रूप से, सामरिक रूप से, सैनिक रूप से रोकने का काम करती थी। और वार्सा पैक्ट का क्या काम था कि मान लीजिए कि जो यूएस के नेतृत्व में जो ग्रुप था वो किसी ऐसे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, वहाँ अस्थिरता फैलाना चाहता है जहाँ पर साम्यवादी सरकारें हैं, तो ऐसी स्थिति में वार्सा पैक्ट इनको स्ट्रेटेजिक रूप से, मिलिटरीली, सैनिक रूप से रोकने की कोशिश करता था। तो यही दोनों का काम था। और इस क्रम में आगे क्या हुआ कि 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर ख़त्म हो गया, विखंडित हो गया, और यूएसए का जो ग्रुप था वो बना रहा। और हालांकि जो यूएसएसआर है, अगर व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो वो 88-89 के आसपास ही वो विखंडित होना शुरू हो जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से वो 26 दिसंबर 1991 को उसका विघटन होता है औपचारिक रूप से। और 91 के पहले दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं, उस पर भी चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी है। वो घटनाएं क्या हैं? वो घटना ये है कि 1990 में, 1990 में जब यूएसएसआर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था व्यवहारिक रूप से, हालांकि वह सैद्धांतिक रूप से, औपचारिक रूप से 26 दिसंबर 1991 को उसका विघटन होता है। तो 1990 में दो महत्वपूर्ण चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें घटित हुई थी, उसको आप जान लीजिए कि 1990 में जो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश के पिताजी, जॉर्ज, जिनको सीनियर बुश भी बोला जाता है, तो उन्होंने यूएसएसआर के नेता मिखाइल गोर्बाचेव को ये आश्वासन दिया था, उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि नाटो का जो विस्तार है, भाई नाटो हम ख़त्म करेंगे नहीं, तो नाटो का जो विस्तार है वो यूएसएसआर का जो ब्लॉक है उसमें नहीं होगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हुई मित्रों कि 1990 में एक 2+4 समझौता हुआ था, 2+4 समझौता हुआ था। अब ये 2+4 समझौता क्या है? 2+4 समझौता, अब यहाँ पर जो 2 है इसमें उस समय इस 2 का मतलब है कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोल्ड वार पीरियड में जर्मनी दो भागों में विभक्त हो गया था। जो पूर्वी जर्मनी था वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था, जो कि यूएसएसआर ग्रुप में शामिल था, और जो पश्चिमी जर्मनी था वो पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करता था, लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करता था और अमेरिका के गठबंधन में शामिल था। और जो 4 यहाँ पर है, 4 का मतलब ये है यूएसएसआर, यूएसए, यूके और फ्रांस। तो इस समझौते में मित्रों हुआ ये था कि
इसमें ये फाइनल किया गया कि जो विभाजित जर्मनी है, जब वो यूनाइट होगा, जब वो पुनः एकीकृत होगा, तो वो जर्मनी तो नाटो का पार्ट होगा। भाई चूंकि अभी जर्मनी विभाजित है, लेकिन जब जर्मनी यूनाइट होगा, पुनः एकत्रित होगा, मतलब इसका एकीकरण होगा, तो वो जर्मनी नाटो का पार्ट होगा, नाटो का पार्ट होगा। तो इसमें ये 4 देश थे और पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के फ्यूचर को लेकर के एक फैसला होता है कि जब जर्मनी यूनाइट होगा तो वो नाटो का पार्ट होगा। और उसके साथ साथ उसमें ये भी प्रावधान था कि जो नाटो फोर्सेस होंगी, जर्मनी जब यूनाइट हो जाएगा तो जो नाटो फोर्सेस होंगी वो जर्मनी का जो वेस्टर्न इलाका है, जो अमेरिका के गठबंधन में शामिल था, तो उनका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी जर्मनी तक होगा। पूर्वी जर्मनी में नाटो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट या इस प्रकार की जो नाटो की मिसाइलें होंगी वो पूर्वी जर्मनी में तैनात नहीं की जाएंगी, वो पश्चिमी जर्मनी तक ही रहेंगी। तो जो 2+4 एग्रीमेंट था उसमें यही समझौता हुआ था। और अब हम आते हैं कि जो पोस्ट कोल्ड वार पीरियड है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है। ये एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ कि देखिए कैसे सिचुएशन जा कर के इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि जो कभी एक ही परिवार के अंग थे उनमें लड़ाई हो रही है। अब आता है पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। पोस्ट कोल्ड वार पीरियड देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब 26 दिसंबर 1991 को जो यूएसएसआर था वो विखंडित हो जाता है, उसके सदस्य अलग अलग हो जाते हैं, तो यूएसएसआर 15 स्वतंत्र राज्यों में बंट जाता है, 15 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है और जो ये 15 स्वतंत्र राज्य बनते हैं, तो चूंकि जो यूएसएसआर था वो समाजवादी राज्यों का एक संघ था, जो समाजवादी गणतंत्र थे उनका एक संघ था, तो उस संघ में जो सबसे ताकतवर गणतंत्र था वो था रूस। रूस सबसे ताकतवर गणतंत्र था, इसीलिए रूस जो है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस बनता है। और जो दूसरा सबसे ताकतवर गणतंत्र था वो था यूक्रेन। ये दूसरे नंबर का ताकतवर गणतंत्र था। तो 15 राज्यों में बढ़ता है, रूस सबसे ताकतवर गणतंत्र था इसलिए यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है, और यूक्रेन दूसरे नंबर का ताकतवर गणतंत्र था। अब देखिए मित्रों कि अमेरिका जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जो उसका नेचर है, उसने कलाबाजी दिखाना शुरू कर दिया। उसने किया क्या कि इसने ये कहा था, मतलब कि यूएसएसआर के जो नेता थे उनको ये आश्वासन दिया था कि हम जो नाटो का विस्तार है वो सोवियत ब्लॉक में नहीं होगा। लेकिन अभी 6-7 वर्ष ही बीता है कि उसने अपनी कलाबाजी दिखाना शुरू कर दिया, उसने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। उसने किया क्या कि 1999 में 1999 में पोलैंड जो है नाटो में शामिल हो गया। पोलैंड नाटो का सदस्य बन जाता है। और आप जानते हैं कि जो पोलैंड है वो यूएसएसआर ग्रुप में शामिल था। अब देखिए इसने अपनी कलाबाजी दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद 2004 में 1999 में और भी जो राज्य हैं, मतलब देश हैं, वो नाटो के मेंबर बनते हैं, और पोलैंड भी 1999 में बना। और 2004 में
जैसे आपका लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये भी 2004 में नाटो के सदस्य बन जाते हैं। हालांकि रूस, जब ये लोग नाटो के सदस्य बन रहे थे तो रूस उस समय प्रतिक्रिया दे रहा था कि भाई ये गड़बड़ है, लेकिन जो नाटो फोर्सेस हैं उन्होंने जो रूस की बात पर तवज्जो नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया। और लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया वगैरह ये छोटे छोटे देश हैं जो कि बिल्कुल रूस की सीमा से लगे हुए हैं। तो रूस इनका विरोध करता रहा, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि रूस क्या कह रहा है। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। तो उसके बाद क्या होता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन 1991 से लेकर के 2004 तक, 2014 तक जो रूस यूक्रेन संबंध है, जो संबंध है वो 1991 से लेकर के 2014 तक संबंध मित्रवत रहे। संबंध मित्रवत रहा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ, कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि संबंध अच्छे रहे इस पीरियड में। और 2014 में क्या हुआ कि उस समय राष्ट्रपति थे यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। अब चूंकि अमेरिका ने कलाबाजी 99 से ही दिखानी शुरू कर दी कि उसने यूएसएसआर के जो पूर्व सदस्य थे उनको अपने खेमे में शामिल करना शुरू कर दिया नाटो में, तो रूस प्रतिक्रिया देता रहा, चीज़ें आगे बढ़ती गई। और जहाँ तक रूस यूक्रेन की बात है तो वो 91 से 2014 तक संबंध कुल मिलाकर के ठीक ठाक बने रहे। भाई थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव, वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो 2014 में जब विक्टर यानुकोविच वहाँ के राष्ट्रपति थे, चूँकि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता था, इसीलिए वो काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा था। और जो विक्टर यानुकोविच हैं ये प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर बात बन नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि नाटो फोर्सेस ने क्या किया कि यहाँ पर एक प्रकार से सरकार के खिलाफ थोड़ा सा उपद्रव शुरू करवाया। अपने खुफिया एजेंसियों के माध्यम से वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जन आंदोलन, जो उपद्रव शुरू करा वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब उन लोगों की भूमिका थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वो जन आंदोलन मित्रों बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ता गया। और अंत में क्या हुआ कि विक्टर यानुकोविच को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। विक्टर यानुकोविच चले गए रूस। ये जा करके रूस में शरण लेते हैं। और जब 2014 में ये जाते हैं तो उस समय इनका कार्यकाल लगभग 1 साल था, 2015 तक इनका कार्यकाल था। तो ये स्थिति ऐसी बन गई कि ये भाग करके रूस चले जाते हैं। उसके बाद 2014 में चुनाव होता है। 2014 में यूक्रेन में चुनाव होता है और राष्ट्रपति बनते हैं पेट्रो पोरोशेंको। वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये जो है वेस्टर्न प्रो थे, इनका झुकाव वेस्टर्न की तरफ था, पेट्रो पोरोशेंको का। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी गतिविधियां हैं, वो वेस्टर्न की तरफ, हालांकि इनका अप्रोच था, तो उन्होंने इसी प्रकार से सरकार को संचालित किया। तो इन्हीं के टाइम में, पेट्रो पोरोशेंको के टाइम में 2017 में, जून 2017 में
पेट्रो पोरोशेंको का जो कार्यकाल था वो 2014 से 2019 तक था। तो पोरोशेंको के टाइम में ही जून 2017 में यूक्रेन की संसद ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता लेगा। और उसके बाद 2019 में जब चुनाव होता है तो सत्ता में आ जाते हैं जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति बनते हैं और यूक्रेन की संसद ने जिस कानून को जून 2017 में पारित किया था उसको ये लागू करते हैं जेलेंस्की। और यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने के क्रम में आगे बढ़ता है और रूस बार बार वेस्टर्न कंट्रीज को, नाटो फोर्सेस को चेतावनी दे रहा है कि नाटो अपनी हद में रहे, वो रेड लाइन क्रॉस ना करे, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने जो नाटो फोर्सेस थी उन्होंने इनके पुतिन की बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। और अंततः 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। रूस ने आक्रमण कर दिया 24 फरवरी 2022 को। मित्रों, एक जो समझने वाली बात यह है कि जब अन्य छोटे छोटे देश जैसे एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, जो कि रूस की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं, तो वहाँ पर रूस ने इस प्रकार का स्टैंड नहीं लिया जैसा कि यूक्रेन के संबंध में लिया है। उसका मेन कारण ये है मित्रों कि जो रूस और यूक्रेन की जो सीमा है, जो रूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो लगभग 2500 के आसपास है, 2300-2400 आप मान लीजिए। तो इतनी लंबी बाउंड्री है रूस की यूक्रेन के साथ। अगर यूक्रेन जब नाटो का मेंबर बन जाएगा, जब नाटो का मेंबर यूक्रेन बन जाएगा तो होगा क्या कि जो नाटो फोर्सेस हैं या स्पेशली अमेरिका कह लीजिए, तो वो तो बिल्कुल रूस के द्वार पर आकर के बैठ जाएगा और यहीं अपनी मिसाइल लगा देगा। तो ऐसी स्थिति में रूस का जीना दूभर हो जाएगा और डेली कोई ना कोई समस्या पैदा करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में रूस के लिए बड़ी क्रिटिकल स्थिति बन जाएगी। और जब अमेरिका यहाँ बैठ जाएगा आकर के रूस के बिल्कुल द्वार पर, इनके दहलीज पर, तो रूस की सारी गतिविधियों को वो देखेगा, आसानी से उनको समझ सकता है भाई, चूँकि बिल्कुल उनके द्वार पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रूस के लिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी। इसीलिए यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन ने इतना तगड़ा एक्शन लिया, या रूस की जो सरकार है इतना तगड़ा एक्शन लिया, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रूस का लगभग जो 2500 के आसपास का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा, वो बिल्कुल खुल जाएगा। तो वो नए चैलेंजेस डेली ये लोग पैदा करेंगे और ऐसी स्थिति में रूस के लिए जो बड़ी चिंताजनक स्थिति बन जाएगी। इसीलिए रूस ने इतना कड़ा एक्शन यूक्रेन के संबंध में लिया है और अन्य देशों के संबंध में नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो वहाँ पर तो ठीक है, संभाला जा सकता है, लेकिन जब इतना लंबा बॉर्डर एक्सपोज हो जाएगा तो वो रूस के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए रूस ने ये आक्रमण किया है। और इसमें, इस आक्रमण में, इस युद्ध में जो यूक्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, एक प्यादा है। असल लड़ाई तो रूस और अमेरिका के बीच हो रही है और अमेरिका
रूस को चारों तरफ से घेरना चाहता है, वो उनको चारों तरफ से घेरना चाहता है, किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। और अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर जो असल दोषी है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं, वो अमेरिका ही है। क्योंकि भाई जब आपने 1990 में पूर्व सोवियत संघ के नेता को आश्वासन दिया कि नाटो का जो एक्सपेंशन होगा वो यूएसएसआर ब्लॉक में नहीं होगा, तो भाई आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और आप जो है उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आदमी, ये जैसे गांव में कहावत होती है ना कि प्रतिदिन घुट घुट करके जीने से बेहतर है कि आर पार की लड़ाई हो जाए। डेली के खिचखिच से, डेली की समस्या से बेहतर है कि एक बार फाइनल लड़ाई हो जानी चाहिए, ताकि समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाए। तो रूस के लिए वही कंडीशन बन जाती, इसीलिए रूस ने इतना कड़ा एक्शन लिया है। तो मित्रों, आपने देखा कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है, ये युद्ध वास्तव में रूस और अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा है। यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है, सिर्फ एक प्यादा है। कुछ लोग यहाँ पर ये तर्क देते हैं, भाई जैसे हमारी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ मित्रगणों से, तो उनका ये कहना है कि भाई यूक्रेन सॉवरेन कंट्री है, उसे स्वतंत्र निर्णय लेने की पूरी छूट है। बात बिल्कुल सही है, इससे हम भी सहमत हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि इधर रूस है और यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, रूस यही कह रहा है बार बार कि आप नाटो का सदस्य मत बनिए, या नाटो से ये कह रहा है कि आप यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मत दीजिए। भाई अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो उस पर रूस का प्रभाव है। जब यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा, जब नाटो ग्रुप में शामिल हो जाएगा, तो यूक्रेन के ऊपर नाटो का प्रेशर रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि यूक्रेन को सदैव रूस का डर सताएगा, तो वो लोग जैसे जैसे कहेंगे यूक्रेन करेगा। तो यूक्रेन पर आज चाहे रसिया का प्रभाव हो, या फ्यूचर में जब वो यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो उस पर नाटो का प्रभाव रहेगा। तो यूक्रेन चूँकि दो बड़े, इधर रूस है, उधर बड़ा ग्रुप नाटो है, तो दो बड़े ग्रुपों के बीच में, दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश, आप समझिए कि कभी भी स्वतंत्र रह नहीं पाता है। वो कभी उनको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, कभी उनको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वो वो कभी भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले ही नहीं पाता है। तो जो स्वतंत्र निर्णय लेने का तर्क है वो वैसे भी व्यवहारिक नहीं है यूक्रेन के लिए, क्योंकि वो कभी रूस को बैलेंस करेगा, कभी नाटो को बैलेंस करेगा। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई क्यों चल रही है, और इसमें यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है, असल खिलाड़ी रूस और अमेरिका हैं। मित्रों, आज अब समय आ गया है क्वेश्चन सेशन का। आज हम आपसे इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा। वो क्वेश्चन 2 हैं। नंबर 1 ये है कि जब यूक्रेन में जन आंदोलन के समय राष्ट्रपति कौन था? कौन था? और दूसरा क्वेश्चन ये है विक्टर यानुकोविच के बाद यूक्रेन का
राष्ट्रपति कौन बना? मित्रों ये दो क्वेश्चन हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।